तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ठीक है, जो 8th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में तो आपको पता होगा कि ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह काम करता है। रिसोर्स की तरह मतलब कि वो भी किसी के काम आता है, हमारी सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड करने का काम करता है। कौन? ह्यूमन। इस वजह से ह्यूमन भी एक रिसोर्स की तरह रोल प्ले करता है। ठीक है, जो कोई भी कंट्री होती है, कोई भी नेशन होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है ना, वो इंसान होता है। उसका खुद मतलब उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, उसके कंट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे मेनली कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन रिसोर्स, जो पीपल है, लोग हैं, वो किस तरीके से कंट्री में एक रिसोर्स की तरह रोल प्ले करते हैं और उनके ना होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है कंट्री के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, ये देखते हैं। चलो, ये तो हमें पता है कि किसी भी कंट्री के लिए पीपल जो है वो उसके बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स, पहली बात तो एक अल्टीमेट रिसोर्स होता है जो हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपल डेवलप करते हैं रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जब कोई भी ह्यूमन होता है, इंसान होता है, अगर वो हेल्दी होगा, ठीक है, अच्छे काम करने में सक्षम होगा, हेल्दी होगा, साथ में वो एजुकेटेड होगा, साथ में अगर वो मोटिवेटेड होगा, तो वो हमारी कंट्री को डेवलप करने में ना हेल्प कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सोसाइटी में, कंट्री में। तो उसके पास में सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो हेल्दी होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, फिर वो मोटिवेटेड होना चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है बनाती हैं कि कंट्री को वो डेवलप कर पाएगा, कंट्री की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होने में वो मदद कर पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि दूसरे रिसोर्स जो होते हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब क्या है इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का, कि पॉपुलेशन जो होती है ना, इंसान जो होता है वो किसी एक जगह पे रहना पसंद करता है। एक जगह पे मतलब कि वहाँ पे अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, अच्छा वेजिटेशन होना चाहिए, उसके रहने के लिए कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन के एक जगह इकट्ठा होने में मदद करते हैं, वो हम देखेंगे भी सही। लेकिन यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अलग कहीं पे ऐसा मिलेगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठा है, बाकी जगह कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, या तो वो ज़्यादा हॉट एरिया होगा या कोल्ड एरिया होगा, पानी से भरा हुआ होगा, ऐसी चीज़ें हो सकती है। अब ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि ये तो हमें पता चल गया, वो डिफरेंट होते हैं अलग अलग लेवल पे। हर इंसान अलग अलग होता है एजुकेशन लेवल से हिसाब से, एज के हिसाब से अलग होता है, सेक्स के हिसाब से अलग होता है कि वो मेल है फीमेल है। ठीक है, तो हर कोई पर्सन एक जैसा तो नहीं है, अलग अलग है। और अलग अलग वो हो सकता है, उसका एजुकेशन का लेवल, उसका नॉलेज का लेवल अलग हो सकता है, उसकी एज अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, उसकी जो है बोल सकते हैं कि जेंडर जो है वो अलग हो सकता है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। और ये सारे जो नंबर्स हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, लोगों के जो हैं बदलते रहते हैं, कभी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए, कम हो जाएगी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि स्टार्ट हुई थी 2015 में। इसका एम था कि हम 1 करोड़ इंडियन यूथ को जो है वो ट्रेन करेंगे 16 से 20 के बीच में। बट अभी इसका कोई रिलेवेंस रह नहीं गया है, क्योंकि ये 16 से 20 तक की थी। ठीक है, बट ये क्यों आई थी स्कीम, क्योंकि एक जो ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, ह्यूमन रिसोर्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूथ। ठीक है, उस कंट्री के जो यूथ लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है ना, ये इन यूथ लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यूथ लोगों पे, यंग लोगों पे डिपेंड करता है। इस वजह से जितना गवर्नमेंट इनके ऊपर खर्च करेगी, इनके ऊपर स्पेंड करेगी, उतनी कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से होता है। देखो, जो 90% पॉपुलेशन होती है ना पूरे वर्ल्ड की, वो 30% लैंड एरिया पे रह रही है। इसका मतलब क्या है, 90% सब मतलब कि पूरे 100% लोग होंगे डेफिनेटली, और उनमें से सिर्फ 90% जो लोग हैं वो 30% एरिया पे रह रहे हैं, बाकी का एरिया खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि वहाँ पे या तो बहुत ही हॉट एरिया है वो, या बहुत ही कोल्ड एरिया है, या फिर वहाँ पे पानी भरा हुआ है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे
फॉरेस्ट एरिया है, हो सकता है कि वहाँ पे माउंटेन्स हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। एक फैक्ट है ये तो कि 90% पॉपुलेशन जो है वो 30% लैंड एरिया पे रहती है आज के समय पे, ठीक है। और इस तरीके से अब इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न, कि जिस तरीके से लोग अरेंज का मतलब कि जिस तरीके से लोग फैले हुए हैं पूरे अर्थ पे इंसान फैला हुआ है मतलब कोई यहाँ रह रहा है, कोई वहाँ, कोई अलग अलग जगह पे रह रहा है, सब पूरी अर्थ पे। और इसी को बोलते हैं कि ये क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरी लैंड पे, पूरे अर्थ के सरफेस पे जो लोग रह रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो ये इनका जो फैलाव है इसी को बोला जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है या तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में रहती होगी, या यूरोप में रहती होगी, या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में रहती होगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही कम पॉपुलेशन होगी जो आपको अलग जगह पे मिलेगी, जैसे अफ्रीका में, ठीक है। लोग हैं बट ओवर क्राउडेड नहीं है, ये ओवर क्राउडेड बताया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें लिखा है मैं वही बता रही हूँ, देखो साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा मिलेंगे आपको क्राउडेड रीजन्स, यूरोप और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है अमेरिका, वहाँ पे मिलेंगे आपको। दूसरी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि बहुत ही कम लोग जो हैं वो हाई लेटीट्यूड पे रहना पसंद करते हैं। जो ऊंचाई वाली पहाड़ी वाली जगह होती है बहुत ही कम लोग रहते हैं वहाँ पे। कुछ डेजर्ट होते हैं वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रहते हैं वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में रहते हैं, साउथ ऑफ द इक्वेटर में। अब इक्वेटर फिर से ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, इसके नीचे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ये बात बताई जा रही है। आगे क्या बताया जा रहा है कि 60% जो वर्ल्ड की लोग हैं वो 10 कंट्री में रहते हैं, सिर्फ 10 कंट्री में पूरे कितनी परसेंट, 60% लोग, ठीक है। 60% लोग जो हैं सिर्फ 10 कंट्री में रहते हैं। कितनी कंट्री हमारे पास में 200 से ज़्यादा ही हैं, तो इसमें से 10 कंट्री जो हैं उनमें 60% पॉपुलेशन रहते हैं, उससे अंदाज़ा लगा लो अब, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो, चाइना, इंडिया है, यूएसए है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया और जापान, ये 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 60% पॉपुलेशन रहती है। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पहली बात तो ये देख लेते हैं कि एवरेज डेंसिटी इंडिया में पॉपुलेशन की क्या है, मतलब कि कितने लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर पे, मतलब 382, यही होता है इंग्लिश मीडियम वालों का कि हिंदी में नहीं आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हंसना मत मुझ पे। 382 जो लोग हैं वो रहते हैं आपके पर स्क्वायर किलोमीटर पे, मतलब हर पर स्क्वायर किलोमीटर पे आपको कितने मिलेंगे, 382 लोग। आई थिंक मैं राइट हूँ, अगर हिंदी में ऐसे ही बोलते होंगे तो 382 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे। इंडिया में ये डेंसिटी बताई जा रही है कि एक रीजन है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो इतने रहते हैं, ठीक है। इंडिया की बात हो रही है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें यहाँ पे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक नंबर होता है जो लोग रहते हैं एक यूनिट एरिया पे, अर्थ सरफेस के एक यूनिट एरिया पे जितने लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो पूरे वर्ल्ड की वो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया की बात करूँ तो 382 लोग जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। और जो साउथ और सेंट्रल एशिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। साउथ और सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद में ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में। मेनली यार यही मान लो कि एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी ऑब्वियसली, और इंडिया ने तो फर्स्ट नंबर ले ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुकी हूँ कि पूरे अर्थ पे लोग कैसे फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, क्या चीज़ें अफेक्ट करती है कि वो वहाँ रहेंगे, कौन सी चीज़ें हैं। टोपोग्राफी का मतलब है कि वो एरिया कैसा है, वो प्लेन एरिया है बिल्कुल सीधा सपाट, वो प्लेट्यू वाला एरिया है थोड़ा ऐसा टेबल तरीके का है, या फिर वो माउंटेन है पूरा पिक ऐसा है, ठीक है। तो ये जो टोपोग्राफी होती है कि वो सरफेस कैसा है, लैंड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर
लोग जो है ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो। फर्टाइल सॉइल ज़्यादातर आपको प्लेन्स में मिलेंगी और प्लेट्यूज़ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो फार्मिंग आसानी से हो पाएगी, मैन्युफैक्चरिंग आसानी से हो पाएगी, सर्विस आसानी से हो पाएगी ऐसी जगह पे जहाँ पे प्लेन एरिया होगा। जैसे गंगा प्लेन जो है वहाँ पे बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरे माउंटेन्स हैं वो एंडीज़ माउंटेन, एल्प्स, हिमालय बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली का मतलब है कि बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है इन हिमालयाज़ इन माउंटेन्स पे रहती है, बहुत ही कम पॉपुलेशन, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ठीक है। अब क्लाइमेट भी एक चीज़ है जो अफेक्ट करती है कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वो कोल्ड है या फिर वो हॉट है। जैसे कि वो सहारा डेजर्ट जितना कोल्ड तो नहीं है, पोलर रीजन जैसा कोल्ड तो नहीं है, रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका जैसा कोल्ड तो नहीं है, या ज़्यादा हॉट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है, कि वो लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो क्लाइमेट है एक। दूसरा फैक्टर है सॉइल। सॉइल मतलब कि फर्टाइल सॉइल होगी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। अब फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बाकी की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे आसानी से, तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर करने के लिए। और गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है इंडिया का, वो बहुत ही एक फर्टाइल प्लेन प्रोवाइड करवाता है लोगों के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको इन्हीं एरियाज़ में देखने को मिलेगी। वांग वे शैंगजेंग चाइना में है और नील इजिप्ट में है, वो भी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के बताए गए हैं। अब वाटर जो होता है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं रह रही हूँ वहाँ पे पानी नहीं होगा तो फिर मैं कैसे रह सकती हूँ, ठीक है। पानी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन के, अगर मैं बोलूँ जीवित रहने के लिए भी और उसको रहने के लिए भी, कि वो कहाँ पे रहेगा जहाँ पे अच्छे से पानी अवेलेबल होगा, वाटर अवेलेबल होगा, वो भी फ्रेश वाटर, ठीक है। तो जैसे ज़्यादातर रिवर वैलीज़ के पास में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है और डेजर्ट में कम देखने को मिलती है। फिर मिनरल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मिनरल का क्या इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि जहाँ पे मिनरल होगा ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होगी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ होगा, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ होगा तो उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ होगा ऑब्वियसली। तो डेवलपमेंट वाले एरियाज़ में लोग रहना पसंद करते हैं ताकि आसानी से उन्हें जॉब मिल सके, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके आसानी से, तो वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है, टोपोग्राफी है, लैंड कैसा है, क्लाइमेट है कि वो हॉट है, कोल्ड है, सॉइल है कि जो मिट्टी है वो फर्टाइल है कि नहीं है, फिर वाटर पानी है कि नहीं है, मिनरल है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं कि लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे। सोशल फैक्टर का मतलब है कि अगर वहाँ पे अच्छी हाउसिंग है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। एग्जांपल पुणे का ले लेते हैं। अभी तो बहुत सारी कंट्री, मतलब इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ जो है वो डेवलप हो गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है, हेल्थ हॉस्पिटल्स भी हैं, आपके हाउसिंग भी अच्छी है, ठीक है। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कल्चरल का क्या इंपॉर्टेंस है कि प्लेसेस विथ रिलीजन, कि ऐसा लोग पसंद करते हैं ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे उनके जैसे रिलीजन के लोग मिले, उनके कल्चर से रिलेटेड लोग मिले, तो वहाँ पे वो लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्जांपल के लिए वाराणसी है, जेरूसलम है और वेटिकन सिटी जो है, ये एग्जांपल है कल्चरल प्लेसेस का, ठीक है, कि ऐसी जगह पे लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनका रिलीजन के लोग रहते हो, जहाँ पे उनके कल्चरल के लोग रहते हो, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है अगर, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा उन्हें, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे अगर वो डेवलप हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ओसाका जो कि जापान में है, मुंबई जो कि इंडिया में है, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से लोग यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक सीधा सा मतलब समझ लो, ये तुम्हें जीवन भर काम आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन लाइव एक्सपेक्ट टू लाइव, मतलब कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास में अनुमान है कि कोई इंडिया में कोई एक पर्सन है वो करीबन इतना जी सकता है। मतलब अगर 75 ईयर तक कोई पर्सन जो है, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि हमारे इंडिया में 75 की एज तक कोई भी पर्सन जो है वो जी सकता है, ठीक है। तो वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक नंबर ऑफ़ ईयर कि कोई भी एवरेज पर्सन जो होगा वो कितना जी सकता है, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उससे, उसके आगे वो नहीं जा पाएगा,
है ना। हर जगह का अलग अलग होता है, पर्टिकुलरली इंडिया का भी इतना मैं नहीं बता रही हूँ, मेरे मन से बता रही हूँ ये तो, ठीक है। बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये होती है कि एक नंबर कि कोई भी पर्सन उस जगह पे रहने वाला वो कितना जी सकता है, ठीक है, उसे बताया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब पॉपुलेशन चेंज हो रही है पूरे वर्ल्ड की, धीरे धीरे कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा थी पर धीरे धीरे कम होती जा रही है, कहीं पे कम थी तो बढ़ती जा रही है। ये पॉपुलेशन में चेंज क्यों आता है, कारण क्या है इस चेंज के। देखो ये एक्चुअल में जो चेंज होता है ना वो बर्थ और डेथ की वजह से होता है, ठीक है। बर्थ मतलब कि लोग पैदा हो रहे हैं बच्चे, और डेथ हो रही है लोगों की, तो इस वजह से पॉपुलेशन कम होती है या बढ़ती है, ठीक है। ये एक मेन रीज़न है, बाकी कुछ और रीज़न भी होते हैं। देखो एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ अगर हिस्ट्री को खोल के देखें तो 1800 तक, मतलब 1800 एडी तक क्या था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टीडीली ग्रो कर रही थी, बट धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, ठीक है। धीरे 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 जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अगर ये ग्राफ की तरह अगर मैं देखूँ तो ये धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही थी 1800 तक तो। बट क्या होता है कि दिस लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बॉर्न तो होते थे, जन्म तो लेते थे, लेकिन उनकी अर्ली डेथ हो जाती थी, वो पहले ही मर जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसीज़ होने की वजह से, ठीक है। अभी तो हमारे पास में बहुत सारी फैसिलिटी, हॉस्पिटल हर जगह अवेलेबल, बट उस समय पे नहीं हुआ करते थे। तो ये कारण हुआ करते थे उनकी डेथ का। बच्चे जन्म तो लेते थे लेकिन उनकी डेथ हो जाती थी। उसके बाद में दिस वॉज एंड देयर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया। सफिशिएंट फूड जो है वो भी लोगों को नहीं मिल पाता था, फार्मर जो है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। अभी तो हमारे पास में पेस्टिसाइड का यूज़ करके हम जो है HIV सीड्स यूज़ करके जो है हम ग्रो कर लेते हैं, अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन उस समय पे ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, फर्टिलाइज़र लोग यूज़ नहीं करते थे। तो अब इसकी वजह से भी, प्रोडक्शन ना होने की वजह से लोग खाना नहीं मिल पाता था, फार्मर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। फिर इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही लो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती। अब 1804 में क्या होता है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन पे पहुंच जाती है। 1804 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 बिलियन। और 115 ईयर उसके बाद में 150 साल बाद क्या होता है, 150 साल मतलब 1959 में क्या होता है कि पॉपुलेशन 3 मिलियन हो जाती है डायरेक्ट। और फिर 1999 में 40 साल, उसके 40 साल बाद में क्या होता है, 6 बिलियन हो जाती है, ठीक है। 6 बिलियन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे, 1 बिलियन, फिर बाद में 3 बिलियन, फिर आपके कितने बिलियन, 6 बिलियन आए। तो इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अभी तो हमारा ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है, डेफिनेटली। कुछ कंट्रीज़ में नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में रिड्यूस भी हो रहा है। अब मैंने बताया 2 चीज़ें मेन, एक बर्थ और एक डेथ की, जन्म होने की वजह से भी और डेथ होने की वजह से भी पॉपुलेशन में ग्रोथ या डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो अब बर्थ रेट क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुमसे हमेशा पूछी जाएगी, बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट कि 1000 पीपल पे कितने बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, अगर पूरी कंट्री में 10,000 लोग हैं, 10,000 में अगर मैं 1000 लोगों की बात करती हूँ सिर्फ, और उन 1000 लोगों पे कितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, उन 1000 लोगों में से लोगों पे, है ना, कितने बच्चों ने जन्म लिया, उसको बर्थ रेट कहते हैं। इसी तरीके से डेथ भी, कि उन 10,000 में से फिर 1000 की बात करूँ तो 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। 1000 में से कितने लोगों की डेथ हो जाती है उसे कहा जाता है डेथ रेट, और 1000 में से कितने का बर्थ हो जाता है उसको कहते हैं बर्थ रेट। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, और डेथ रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, सिंपल सी बात है। अब दूसरा फैक्टर है माइग्रेशन, कि बर्थ तो और डेथ ये तो हो गई कि जन्म मरण, इन दोनों की वजह से तो पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि माइग्रेशन मतलब कि लोग इधर उधर भटकते रहते हैं भटकते रहते हैं मतलब घूमते रहते हैं जॉब की तलाश में। आज मैं कहीं और रहती हूँ तो फिर मैंने जॉब की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, तो फिर यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी, ऐसी चीज़ें होंगी। माइग्रेशन होगा लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, आज लोग एक कंट्री से दूसरी जगह जा रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें, माइग्रेशन भी एक कंट्री की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, माइग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो इमिग्रेशन होता है और एक
इमिग्रेशन होता है। दोनों इमिग्रेशन स्पेलिंग अलग है देखो। अब नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, बर्थ और डेथ जो होती है वो नेचुरल कज ऑफ पॉपुलेशन चेंज है। ये तो नेचुरल चीज़ है, जन्म हो रहा है या मृत्यु हो रही है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है जो पॉपुलेशन बढ़ाएगी घटाएगी, ठीक है। बट इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, बर्थ और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस आता है कि मेरे एक एग्जांपल के लिए कि 1000 बच्चों की डेथ हो जाती है और 500 का जो है जन्म हो जाता है, तो मतलब मैं किस में हूँ, मैं किस चीज़ में हूँ, डेफिसिट में हूँ मैं तो, कि मेरे पास से 1000 लोग तो चले गए, सिर्फ 500 आए वापस, ठीक है। और ऐसा होता कि 500 का जन्म हुआ और 500 ही मरे हैं, तो क्या ज़ीरो, बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट ज़ीरो है। अगर ऐसा होता कि मेरे पास 1500 बच्चों का जन्म हो जाता है और सिर्फ 1000 लोगों की डेथ हो जाती है, तो मेरे पास में 500 का जो है क्या है, प्रॉफिट है। अरे यार, मतलब समझ लेना, समझाने के लिए बता रही हूँ कि 500 लोग जो है मेरे पास में ज़्यादा है तो ग्रोथ हुई है, मेरी नेचुरल ग्रोथ रेट हुआ है। तो इसी डिफरेंस को है ना, मेरे पास में 500 का डिफरेंस आया है, ये 500 का डिफरेंस मेरे पास में प्रॉफिट में है कि लॉस में है, वो बताता है कि वो ग्रोथ हुई है या फिर वो डिक्रीज़ हुआ है। तो नेचुरल ग्रोथ रेट कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, डेथ और बर्थ के बीच में, उसी को नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। मैंने बताया कि जैसे माइग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक इमिग्रेशन होता है और एक और इमिग्रेशन ही होता है। स्पेलिंग देख लेना आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमिग्रेशन का मतलब कि जब कोई पर्सन मेरे एरिया में एंटर करता है तो उसे इमिग्रेशन कहा जाता है, वो आया है, ठीक है। और दूसरा इमिग्रेशन वो होता है कि जब मेरे एरिया से कोई पर्सन गया है, ठीक है, कोई गया है, तो उसे कहा जाता है इमिग्रेशन, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन याद रखना कि इमिग्रेशन मतलब कोई पर्सन आया और इमिग्रेशन मतलब कोई पर्सन गया, सिंपल सी बात है। और इस वजह से पॉपुलेशन का घटना बढ़ना चलता रहता है एक कंट्री दूसरी कंट्री में। फिर कंट्रीज़ जो होती हैं जैसे कि यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ज़्यादातर इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन मतलब कि ज़्यादातर लोग इन कंट्री में जाना पसंद करते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, इमिग्रेशन होता है। फिर दूसरी कंट्रीज़ भी होती है जहाँ पे क्या होता है, इमिग्रेशन होता है, मतलब लोग वहाँ से चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये बात हो रही है। इतनी सी बात है, याद रखना। अब पैटर्न जो है पॉपुलेशन चेंज का देखो, अलग अलग एग्जांपल दिए जाएंगे तुम्हें अलग अलग कंट्रीज़ पे, पर मेनली देखो, मैं अगर बताऊं तुम्हें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, फिर आपका एक और इमिग्रेशन माइग्रेशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोग पॉपुलेशन को जो है वो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो चीज़ जो पॉपुलेशन का पैटर्न होता है ना, वो बदलता है अलग अलग तरीके से पूरे वर्ल्ड में। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूँ ओवरऑल, तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली किसी कंट्री की बात नहीं करूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कंट्री में तो हो सकता है कि पॉपुलेशन कम हो रही हो, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया केन्या का। केन्या में जो है बहुत ही हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है और यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी, बोथ। और क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अब भी हेल्थ केयर इम्प्रूव कर रहे हैं, डेथ रेट जो है वो भी इनके कम होने लग गए हैं, बर्थ रेट जो है अभी हाई है, इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रही है। कहाँ पे, केन्या पे। केन्या में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेथ रेट कम है, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग इस वजह से। फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती है जैसे कि यूके है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, डेथ तो कम हो रही है लेकिन बर्थ रेट भी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये बात है। फिर आगे यहाँ पे दिया गया एक मैप जिसमें आपको बताया जाएगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आपको ये जो ब्लू कलर में जो एरिया दिख रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। फिर हाई जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये जो ऑरेंज वाला एरिया है वहाँ पे। फिर उसके बाद में मॉडरेट रेट जो है जैसे इंडिया है, थोड़ा ग्रीन वाला एरिया जो है वो यहाँ पे। इस तरीके के जो है यहाँ पे पूरा मैप दिया गया है, देख लेना। इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन जो होते हैं ना, इंसान लोग रह रहे हैं चलो, लेकिन वो लोग अलग अलग हैं, सब एक दूसरे से अलग है इन द सेंस कि वो उनका एज अलग है, एज ग्रुप अलग है, उनका सेक्स मतलब जेंडर अलग है, वो मेल है फीमेल है, वो उनकी कंडीशंस अलग है, उनकी हेल्थ कंडीशंस अलग है, उनका लिटरेसी लेवल अलग है, पढ़े लिखे होने का वो अलग है, फिर उनकी इनकम लेवल अलग है, हर चीज़ में जो है वो डिफरेंस है पॉपुलेशन में, मतलब वेराइटी है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए बांग्लादेश और जापान, ये दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब कि यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है,
ज़्यादा पॉपुलेशन है, सॉरी, बांग्लादेश और जापान में। बट जापान में क्या है कि फार मोर इकोनॉमिकली अच्छा डेवलप्ड है बांग्लादेश से। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, एज सेक्स पिरामिड। ये पिरामिड बताता है कि किस कंट्री में कौन सी एज ग्रुप की कितनी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अगर जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो बताता है कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, मतलब 5 से 9 के बीच में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 10 से 14 के बीच में कितने हैं, फिर अडल्ट कितने हैं, जो ओल्ड हैं वो कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बताता है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड ये भी बताता है कि परसेंटेज बताता है टोटल पॉपुलेशन का, और सब डिवाइडेड कि मेल कितने, फीमेल कितनी है, ये सारी चीज़ें हर ग्रुप में। ये होता है आपका पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, देखने को मिल रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉपुलेशन पिरामिड का जो शेप होता है ना, वो बताता है कि पर्टिकुलर कंट्री में लोग कैसे हैं, मतलब कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, किस एज ग्रुप के लोग कम हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें बताता है पॉपुलेशन पिरामिड। बताता है कि ये डिपेंडेंट्स कितने हैं। अब डिपेंडेंट्स मतलब कि कोई किसी पे निर्भर रहता है, उसे डिपेंडेंट कहते हैं डेफिनेटली। तो जो यंग डिपेंडेंट होते हैं, मतलब 15 साल से कम वाले कम एज वाले जो बच्चे होते हैं वो भी डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, और जो 65 के ऊपर वाले जो लोग हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें कथा जो है उसी को ये बताता है आपका पॉपुलेशन पिरामिड। अब ये पॉपुलेशन पिरामिड जो है ना वो केनिया का है। केनिया में क्या है, सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। मैंने बताया जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ग्रो कर रही है डेफिनेटली, तो ये पॉपुलेशन बताया अच्छा ग्रोथ रेट हो रहा है। ठीक है, और फिर आपकी जो ये इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है, यहाँ पे भी अच्छी खासी यंग पॉपुलेशन है। ठीक है, थोड़ी अडल्ट भी है। तो ओवरऑल कंट्री के ग्रोथ में इन दोनों का योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी यंग जो जनरेशन होती है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में भी। तो ये इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है। दूसरा एक और देख लो जापान का। अब जापान की पॉपुलेशन जो आधी बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो क्योंकि जापान में लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे 15 से 19 से लेके तो आपका यहाँ 70 एज ग्रुप तक। ठीक है, 70 एज ग्रुप तक। बाकी अगर इंडिया की देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी बच्चों से। तो हाँ, अच्छी खासी जो अडल्ट लोग 50-55 तक यहाँ पे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यंग है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी अडल्ट है जापान में। फिर आगे बढ़ते हैं। अरे देखो, ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये पूरी कथा यही बता रहा है। पॉपुलेशन पिरामिड ये बताता है, वो बताता है। इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या बताता है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, किस एज ग्रुप में डिवाइडेड है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, किस में कम है, बस इतनी सी बात है। और सिर्फ एग्जांपल दिया गया है केनिया और एक और जापान, बाकी पिरामिड दिए गए इंडिया का भी। ठीक है, तो जापान में क्या है कि बर्थ रेट कम है, लो है, और इस वजह से पिरामिड जो है वो बेस से नैरो है। बेस मतलब ये जो बेस है वहाँ से नैरो है, मतलब छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम बर्थ हो रहा है, बच्चों का जन्म कम हो रहा है। ठीक है, और डेथ रेट भी कम ही है। देख लो, डेथ रेट भी कम है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है अडल्ट लोग हैं। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊँ इस चैप्टर में से क्या पढ़ोगे तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट है, फिर आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट है, वहाँ की सॉइल है, वाटर है, मिनरल है। ठीक है, कल्चर की बात करूँ तो वो आ जाएगा, आपका इकोनॉमी की बात करूँ वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है डेफिनेटली। फिर बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, नेचुरल ग्रोथ रेट होता है, फिर आपका माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन में 2 इमिग्रेशन होता है, एक इमिग्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। चलो, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड कमेंट।